नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आज का क्वेश्चन है पहला, ऋग्वेद को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 10, 15, 16, 12। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। ऋग्वेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है यह 1700 ईसा पूर्व के आसपास रचित सूक्त का संग्रह है जिसमें 1028 सूक्त हैं और इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। सरस्वती जो नदी है इसमें देवी के समान पूजनीय है। आठवां मंडल जो है अंगिरस को माना जाता है। जो इसका नौवां मंडल है दोस्तों सोम सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त सूक्त है जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्ण शामिल है। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्ण शामिल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसका उल्लेख दास शब्द में किया गया है और इसमें ऋग्वेद के 3 से 4 श्लोकों में दासों का उल्लेख है। सभा का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। सभा शब्द का अर्थ सभा और सभा हाल दोनों है। राजा के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऋग्वेद से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है ऋग्वेद। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ है स्तुति ज्ञान। इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है स्तुति ज्ञान। इसमें 10,600 श्लोक हैं और भजन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली मीटर गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कौशल राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है वाराणसी, उज्जैन, अयोध्या, कौशाम्बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अयोध्या हो जाएगा दोस्तों। डिटेल से सुनिएगा जो कौशल साम्राज्य के बारे में। कौशल त्रेता युग के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राघव राम का राज्य था। जो राम भगवान का राज्य था वो कौशल वाला क्षेत्र था। अयोध्या इसकी राजधानी थी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। राम के पुत्र लव और कुश को इस राज्य के कुछ हिस्से विरासत में मिले। कौशल राजाओं का एक उपनिवेश मध्य प्रदेश में भी स्थित है दोस्तों। कौशल साम्राज्य महाजनपद उस युग के 16 सबसे शक्तिशाली और जाति साम्राज्यों और गणराज्यों में से एक था। धृतराष्ट्र
और पांडु, अंबिका और अंबालिका की माताएं कौशल राजकुमारियां बताई गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अयोध्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कृणाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बिंदुसार हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीत लिया था दोस्तों, और वह मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यूनानियों के लिए अमित्रोचेट्स के रूप में भी जाना जाता था। वह जैनियों के आजीविका संप्रदाय में रुचि रखते थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, समथा, तक्षशिला। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लुम्बिनी हो जाएगा दोस्तों। लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म, इनका एक नाम सिद्धार्थ गौतम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ स्थान बन गया। तीर्थ यात्रियों में भारतीय सम्राट अशोक थे, जिन्होंने वहां अपना एक स्मारक स्तंभ खड़ा किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लुम्बिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडग्राम या फिर राजगृह? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कुंडग्राम हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी। महावीर का जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था दोस्तों। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर इक्ष्वाकु वंश के थे और वैशाली के निकट कुंडग्राम को महावीर का जन्म स्थान माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। बिहार में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर 42 वर्ष के थे जब उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कुंडग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का शिलालेख कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अहिच्छत्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रयागराज हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे शिलालेख से जानते हैं। वास्तव में संस्कृत में एक कविता जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लगभग 1700 साल पहले की थी। यह प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ था। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। कुछ इतिहासकार उनकी तुलना अशोक महान से भी करते हैं, और इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों उनके बारे में सिक्कों और अभिलेखों से पता चला है। इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर एक शिलालेख समुद्रगुप्त का विस्तृत विवरण देता है। उस शिलालेख पर उनके पूरी विस्तृत जीवनी के बारे में लिखा है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। लगभग 1700 साल पहले। प्रशस्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। प्रशस्ति उस काल में राजाओं की स्तुति में लिखी जाती थी।
तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय राजा को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था समुद्रगुप्त को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा कुछ समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। समुद्रगुप्त थे ना जो दोस्तों, वो भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उनकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है। उसने उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिण राजाओं को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। तो ये बात हुई समुद्रगुप्त के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? राजतरंगिणी, किताब उल रहला, किताब उल हिंद या पदवत? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजतरंगिणी हो जाएगा। डिटेल से देखिएगा, वो डिटेल से सुनिएगा। राजतरंगिणी संस्कृत अर्थ राजाओं की नदी है एक। यह 1118 में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखित प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक इतिहास है। यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के प्रारंभिक समय से लेकर इसकी रचना की तारीख तक के पूरे इतिहास को कवर करता है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी एक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है जो पूरा इसका विवरण है कश्मीर के क्षेत्र के इतिहास का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राजतरंगिणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन हैं? विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायमेकस, पिलनी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपना मेगस्थनीज हो जाएगा। डिटेल से सुनिएगा। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था वो, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में समय बिताया कुछ दिन। उनके खाते का उल्लेख उन्होंने एक पुस्तक लिखा इंडिका में किया गया था, जो केवल टुकड़ों में ही बची थी। अब इंडिका मौर्य प्रशासन के बारे में विवरण देता है कि मौर्य की जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में पूरा इंडिका बुक में लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र की राजधानी और उसके प्रशासन और सैन्य संगठन का विशेष रूप से उल्लेख उसमें किया गया है दोस्तों। और समकालीन सामाजिक जीवन का एक उल्लेखनीय चित्र इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मेगस्थनीज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।